तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलेंट हिल मूवी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की, जिसका नाम है रिटर्न टू साइलेंट हिल। ये फिल्म एक तरह से रिबूट है और पहले की फिल्मों से थोड़ा अलग ट्रीटमेंट लेकर आती है। खास बात यह है कि इस बार मेकर्स ने कहानी को गेम के ज्यादा करीब रखने की कोशिश की है, इसलिए आपको इसमें कुछ नए और अलग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो मिस कर दी है तो मैंने हाल ही में एक जबरदस्त नेचुरल हॉरर फिल्म प्राइमेट को भी एक्सप्लेन किया है। काफी लोगों ने उसे पसंद किया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर चेक करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। अब बिना समय बात किए चलिए सीधे चलते हैं आज की फिल्म की डरावनी और रहस्यमयी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है जेम्स संडरलैंड से, जो सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है। अचानक उसकी कार एक लड़की से टकराते टकराते बचती है। लड़की का नाम मेरी होता है। जेम्स उससे बात करता है तो पता चलता है कि वो अपने टाउन साइलेंट हिल जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बस छूट गई है। सामने दूर धुंध में दिखता वही टाउन साइलेंट हिल की रहस्यमयी जगह। जेम्स उसे वहाँ छोड़ने की पेशकश करता है और वो मान जाती है। प्रेजेंट टाइम में जेम्स की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है। वो नशे का आदी हो चुका है और गहरे डिप्रेशन में जी रहा है, क्योंकि मैरी के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया है। उसे बार बार मैरी से जुड़े डरावने विजन आते हैं, जैसे उसके साथ कुछ भयानक हो चुका हो। वो थेरेपी भी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उसका रोज का रूटीन है बार में जाना, झगड़ा करना और बाहर फेंक दिया जाना। उसकी थेरेपिस्ट उसे समझाने की कोशिश करती है, पर जेम्स अंदर से टूट चुका है। एक दिन अचानक उसे मैरी का एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि भले ही उनके बीच सब खत्म हो चुका हो, लेकिन जेम्स को वापस साइलेंट हिल आना होगा, क्योंकि वहाँ कुछ हुआ है और मैरी को उसकी जरूरत है। जेम्स घर के बाहर देखता है कि ये खत कौन डालकर गया, पर वहाँ कोई नहीं मिलता। वो अभी भी मैरी से प्यार करता है, इसलिए बिना देर किए साइलेंट हिल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि साइलेंट हिल जाने वाला मुख्य रास्ता बंद है। तेज बारिश और तूफान के बीच वो कार वहीं खड़ी करके रात गुजारता है। अगली सुबह वह मैरी के सपने से जागता है। चारों ओर अजीब सन्नाटा है, जैसे पूरा शहर खाली हो चुका हो। वो पैदल आगे बढ़ता है, घने जंगल को पार करता हुआ नदी तक पहुंचता है। वहीं उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है एंजेला ओरोस्को। वो बोरियों में कुछ भरकर नदी किनारे बैरियर जैसा बना रही होती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो देखने में बिल्कुल मैरी जैसी लगती है, और साइलेंट हिल में ये समानता कभी भी साधारण बात नहीं होती। जेम्स जब उस जली राख से ढके इलाके में खड़ा था, तभी वो एंजेला से पूछता है कि यहाँ इतनी राख क्यों पड़ी है। एंजेला उसे बताती है कि समर्स में जंगल में भयानक आग लगी थी और कई हिस्सों में तो अब तक धधकती आग बाकी है। फिर अचानक हुई बारिश ने पूरे माहौल को अजीब, धुंधला और दमघोंटू बना दिया। जेम्स उससे पूछता है कि अगर उसे किसी को ढूंढना हो तो क्या वो यहाँ मिल पाएगा। इस पर एंजेला ठंडे लहजे में कहती है कि फ्लड के बाद पानी ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो गया, पानी जहरीला और प्रदूषित हो गया, इसलिए लोग यह जगह छोड़कर जा चुके हैं। उसे यहाँ कोई नहीं मिलेगा। जाते जाते वो रहस्यमयी अंदाज में कहती है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो उसे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी वो लौटेगा उसे एंजेला ही मिलेगी। जेम्स बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और एक चर्च के पास से गुजरते हुए मैरी के साथ बिताए पुराने पलों को याद करता है। उसे याद आता है कि मैरी कहा करती थी कि साइलेंट हिल के कई हिस्से उसने अभी देखे ही नहीं, क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहती थी, और जेम्स हमेशा कहता था कि वो नहीं डरेगा। थोड़ा आगे बढ़कर जेम्स मेन टाउन में प्रवेश करता है, जहाँ हर तरफ वीरानी फैली हुई है। पूरा शहर राख से ढका, सुनसान और भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी उसे एक होमलेस आदमी मिलता है जिसके पास एक रेडियो है। वो रेडियो चलते चलते अचानक अजीब तरह से ग्लिच करने लगता है। वो आदमी घबराकर कहता है वो आ रहे हैं। जेम्स पूछता है कौन आ रहा है, लेकिन जवाब देने के बजाय वो आदमी उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिससे जेम्स वहाँ से हट जाता है। उसी समय उस होमलेस आदमी के सामने एक अजीब बिना आंखों वाला मॉन्स्टर प्रकट होता है। जेम्स पास के एक क्लब में घुस जाता है, वही जगह जहाँ वो पहले मैरी के साथ आया करता था। उसे याद आता है कि यहाँ के लोग खुद को मैरी का परिवार मानते थे, क्योंकि मैरी के पिता जोशुआ क्रेन ने ही इस टाउन को बसाया था और अलग अलग जगहों से लोगों को चुनकर यहाँ नई जिंदगी दी थी। जब जेम्स क्लब से बाहर निकलता है तो वही होमलेस आदमी उसे दोबारा दिखता है, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी पिघल चुकी होती है। तभी जेम्स खुद उस भयानक मॉन्स्टर को देखता है, जो अपनी छाती से किसी जहरीले लिक्विड जैसा द्रव बाहर निकालता है, मानो तेजाब हो। उस खौफनाक मंजर को देखकर जेम्स को एहसास हो जाता है कि साइलेंट हिल अब सिर्फ एक खाली शहर नहीं, बल्कि एक जिंदा बुराई बन चुका है, जो हर कदम पर उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी है। वो भयानक मॉन्स्टर अपनी छाती से निकलने वाले तेजाबी लिक्विड से हर चीज को पिघलाता जा रहा था। दीवारें, सड़कें, यहाँ तक कि लोहे की चीजें भी। ये सब देखकर जेम्स घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक उसके पास पड़े रेडियो से एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, अगर कोई भी टाउन के अंदर है तो तुरंत यहाँ से निकल जाए, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लेकिन ये कोई लाइव मैसेज नहीं था, बल्कि पुराना रिपीट ब्रॉडकास्ट था जो बार बार चल रहा था। जेम्स को एहसास होता है कि शायद ये चेतावनी बहुत देर पहले दी जा चुकी थी। वो आगे बढ़ता है और तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरा टाउन अजीब सड़ी गली बेलों से घिरने लगता है, जमीन फटने लगती है और उसके नीचे से ढेर सारे बिना आंखों वाले मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। ये मंजर इतना डरावना था कि जेम्स बेतहाशा
तहाशा भागने लगता है। भागते भागते उसे विशाल विकराल कॉकरोच दिखाई देते हैं, इतने बड़े और भयानक कि किसी इंसान पर झपट पड़े। उनकी भी आंखें नहीं थीं, जैसे इस शहर की हर बुराई अंधी हो चुकी हो। एक कॉकरोच उसके बेहद करीब आ जाता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुस जाता है। यही वो जगह थी जहाँ वह कभी मैरी के साथ रहा करता था। अंदर पहुंचकर उसे एक हल्की सी फीमेल परछाई दिखाई देती है, मानो कोई उसे उसके ही घर की ओर बुला रहा हो। उलझन और डर के बीच वो अपने पुराने फ्लैट की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान जेम्स अपने थेरेपिस्ट को कॉल करता है और बताता है कि वो मैरी को ढूंढने के लिए साइलेंट हिल आया है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आता है कि उसे तुरंत वापस आ जाना चाहिए। वहाँ कोई मैरी नहीं है और वहाँ उसका कोई घर भी नहीं है। ये सुनकर जेम्स और ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक कमरे में पुराना टीवी और 2017 के महीनों के कई वीडियो टेप्स मिलते हैं, जुलाई, दिसंबर और बाकी तारीखों के नाम लिखे हुए। तभी अचानक उसे तेज पैनिक अटैक आता है। वो थेरेपिस्ट से कहता है कि उसे महसूस हो रहा है कि मैरी उसके बेहद करीब है, लेकिन तभी उसका फोन डिस्चार्ज होकर बंद हो जाता है। आवाजों और डर से परेशान होकर वो अपने फ्लैट के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक सीक्रेट क्लोजेट मिलता है। अंदर मैरी के पिता जोशुआ क्रेन की एक छोटी मूर्ति रखी होती है, जिसका चेहरा अजीब ओपन क्लोज मैकेनिज्म जैसा बना हुआ था, मानो उसमें कोई राज छिपा हो। वहाँ और भी सामान पड़ा था, जिसमें अर्ली 1990 का एक हॉस्पिटल बिल भी था। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उस समय भी मैरी की उम्र 32 साल लिखी थी। तभी एक फ्लैशबैक सामने आता है। टाउन के लोग अक्सर मैरी के पास आते थे और इसी सीक्रेट क्लोजेट वाले कमरे में कोई अजीब सी रस्म या प्रैक्टिस करते थे। जेम्स को वो सब कभी समझ नहीं आया, ना ही उसे पसंद था, लेकिन हर बार मैरी उसे किसी न किसी तरह समझा देती थी। अब जेम्स को एहसास होने लगता है कि साइलेंट हिल में सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं, बल्कि मैरी के अतीत में भी कोई गहरा और खतरनाक राज छिपा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में जेम्स आगे बढ़ता है तो उसे एक बीमार और अजीब सा आदमी मिलता है, जिसका नाम एडी है। जेम्स उससे पूछता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है, उसे हॉस्पिटल कैसे जाना चाहिए। एडी हंसते हुए लेकिन टूटे हुए लहजे में कहता है कि अब इस शहर में कुछ भी बाकी नहीं है, हर तरफ राख है, पानी जहरीला है और मॉन्स्टर घूम रहे हैं। यहाँ किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला, सब खत्म हो चुके हैं। जब जेम्स उससे पूछता है कि वो खुद यहाँ क्यों रुका है, तो एडी कहता है कि उसे ये खाली शहर पसंद है, उसके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। तभी जेम्स को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करता है और एक पिंजरे के पास पहुँचता है। दूसरी तरफ एक वेंट के अंदर एक छोटी बच्ची छिपी होती है, जिसका नाम लॉरा है। उसके हाथ में एक म्यूटेड डॉल होती है, मानो उसकी आवाज भी इस शहर ने छीन ली हो। जेम्स उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एडी बार बार चेतावनी देता है कि लोरा को यहीं छोड़ दो और खुद बच निकलो। जेम्स उसकी बात नहीं मानता। तभी एक भारी सी आवाज गूंजती है और धीरे धीरे एक विशाल डरावना मॉन्स्टर वहाँ प्रकट होता है। उसे देखते ही लोरा वेंट में और अंदर छिप जाती है। एडी घबराकर कहता है कि जेम्स ने उस मॉन्स्टर को जगा दिया है और वो जेम्स को पीटकर खुद भाग जाता है। वो मॉन्स्टर केज तक पहुँचता है। उसके सिर पर एक विशाल पिरामिड जैसा हेलमेट है और हाथ में एक बेहद बड़ी तलवार। वो केज को तोड़ते हुए जेम्स पर हमला करने बढ़ता है। यही है पिरामिड हेड, साइलेंट हिल की दुनिया का सबसे खौफनाक और मशहूर मॉन्स्टर। जेम्स जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागता है, लेकिन वहाँ उसे एक नेकेड बॉडी दिखाई देती है। वो मैरी की होती है। अचानक उसका सिर अपने आप धड़ से अलग हो जाता है और उसके शरीर से मकड़ी जैसे टेंटिकल्स निकल आते हैं। फिर वो अपना सिर दोबारा जोड़कर जेम्स की ओर बढ़ती है। ये दृश्य देखकर जेम्स दहशत में दूसरी दिशा में भागता है। वो एक बड़े हॉल में पहुंचता है और खुद को एक क्लोजेट के अंदर छुपा लेता है। तभी वही स्पाइडर मॉन्स्टर वहाँ आ जाती है और उसे खोजने लगती है। जैसे ही वो जेम्स तक पहुंचने वाली होती है, पिरामिड हेड अचानक प्रकट होता है और उस स्पाइडर मॉन्स्टर को बेरहमी से खत्म कर देता है। जेम्स छुपकर ये सब देख रहा होता है, मानो दोनों बुराइयां आपस में टकरा रही हों। इसके बाद पिरामिड हेड धीरे धीरे जेम्स की ओर बढ़ता है। उसके हेलमेट में एक हल्की सी दरार होती है और एक पल के लिए जेम्स उसकी आंखें देख पाता है, जो हैरानी की बात है बिल्कुल इंसानों जैसी थी। उसे एक झलक से जेम्स के मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये मॉन्स्टर सच में कोई और है या उसकी अपनी किसी सच्चाई का रूप। पिरामिड हेड धीरे धीरे जेम्स के करीब आने लगता है। उसकी भारी तलवार जमीन पर घिसटती हुई डरावनी आवाज कर रही थी। तभी अचानक सिटी के सायरन बजने लगते हैं, वही तेज चुभने वाली आवाज जो बार बार इस शहर को किसी दूसरी ही दुनिया में बदल देती है। सायरन की आवाज से दोनों को तकलीफ होती है और जेम्स वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह जब जेम्स को होश आता है तो साइलेंट हिल फिर से बदल चुका होता है। अब वो फिर से एक सुनसान पर सामान्य दिखने वाला अबैंडन टाउन बन गया था। माहौल डरावना तो था, लेकिन पहले जैसा जंग खाया हुआ, खून और जालों से भरा दृश्य नहीं था। पिरामिड हेड गायब हो चुका था। जेम्स क्लोजेट से बाहर निकलता है तो उसे एंजेला मिलती है और उसे याद आता है कि एंजेला ने कहा था, जब भी तुम लौटोगे मुझे ही पाओगे। जेम्स उससे पूछता है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। एंजेला उदास और रहस्यमयी लहजे में कहती है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस जगह में ऐसे राज दफन हैं जिन्हें दफन ही रहना चाहिए और जेम्स कुछ भी कर ले मैरी को नहीं बचा पाएगा। जब जेम्स उससे और सवाल करने की कोशिश करता है तो एंजेला अचानक चाकू निकाल लेती है और उसे दूर रहने को कहती है। वो उसे यहाँ से चले जाने की चेतावनी देती है और मजबूर होकर जेम्स वहाँ से हट जाता है। बिल्डिंग के बाहर उसे लोरा मिलती है। वो उससे बात करता है और उसके हाथ में पकड़ी डॉल को नोटिस करता है, जिसे लोरा तुरंत छुपा लेती है। वो बताती है कि ये डॉल उसे मैरी ने दी थी। ये सुनकर जेम्स चौंक जाता है। तभी कोई अजीब आवाज आती है और लोरा वहाँ से भाग जाती है। जेम्स उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो एक मेज जैसे भूल भुलैया वाले इलाके में पहुंचकर खो जाता है। लोरा गायब हो चुकी होती है। इसी बीच जेम्स की मुलाकात मारिया नाम की एक लड़की से होती है। वो कहती है कि वो हफ्तों से यहाँ फंसी हुई है और
बाहर जाना चाहती है। जेम्स उसे देखकर हैरान होता है। वो बिल्कुल थकी या भूखी नहीं लग रही थी, जैसे कोई इंसान हफ्तों बिना खाना पानी के रहे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मारिया हूबहू मैरी जैसी दिखती थी। जेम्स उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने ब्रुक हेवन हॉस्पिटल जाना चाहता है। मारिया कहती है कि वो उसे वहां तक ले जा सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिससे छुपकर वे आगे निकल जाते हैं। अचानक जेम्स एक और फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे याद आता है कि एक दिन कुछ लोग मैरी को कहीं ले जा रहे थे। शक होने पर वो उनका पीछा करता है। वे लोग एक संकरी गली में जाकर स्टील बैरिकेड के पीछे छिपे एक एरिया में घुसते हैं और उसे एक हिडन डोर दिखाई देता है, ऐसा दरवाजा जो किसी सीक्रेट स्विच से खुलता था। वो स्विच दबाते ही दरवाजा चरमराहट के साथ खुल जाता है और जेम्स एक अंडरग्राउंड टनल में उतर जाता है। नीचे का माहौल ठंडा, अंधेरा और रहस्यमयी था, मानो वहाँ सालों से कोई गुप्त सच्चाई छिपी हो। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है, जहाँ जेम्स को होश में लाते हुए मारिया उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। दोनों ब्रुक हेवन हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ एक कमरे में जेम्स को एक पुरानी टेप मिलती है, जिसमें मैरी और उसके डॉक्टर की रिकॉर्डिंग होती है। डॉक्टर कह रहा था कि सालों से दिए जा रहे ड्रग्स ने मैरी की बॉडी को बुरी तरह डैमेज कर दिया है और उसकी फ्री विल तक खत्म कर दी है। ये सुनकर जेम्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मारिया बताती है कि यहाँ सालों से ये अफवाह रही है कि मैरी के पिता जोशुआ क्रेन एक कल्ट चलाते थे और उनकी मौत के बाद उनके फॉलोअर्स उन्हें किसी भगवान की तरह पूजने लगे थे। जेम्स एक बार फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। उस दिन टनल के अंदर वो देखता है कि कल्ट के सभी लोग मैरी को ड्रग दे रहे थे और कोई अजीब सा रिचुअल कर रहे थे। वे उसके ऊपर से खून इकट्ठा कर रहे थे और मैरी कह रही थी कि ये खून उसका नहीं है। फिर भी वो उस ड्रग को खुशी खुशी लेती है, जैसे उसे उसकी आदत पड़ चुकी हो। वो खुद को उस रिचुअल का हिस्सा बना लेती है। अचानक प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल का माहौल बदलने लगता है। सब कुछ जंग लगा, अंधेरा और राज जैसा नाइट वर्जन बन जाता है। सायरन की आवाजें गूंजने लगती हैं। मारिया जेम्स को पकड़कर वहां से भागने लगती है। रास्ते में उन्हें ढेर सारी म्यूटेड नर्स डॉल्स मिलती हैं, बिना आवाज वाली, टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलती हुई, जो उन पर हमला करने लगती हैं। किसी तरह बचते हुए वे लिफ्ट में घुसते हैं, लेकिन एक डॉल मारिया को स्टैब कर देती है और वो घायल हो जाती है। जेम्स उसे दूसरे फ्लोर पर एक कमरे में लिटा देता है। वहाँ मारिया धीमी आवाज में कहती है कि जेम्स खुलकर कह सकता है कि वो बिल्कुल मैरी जैसी दिखती है। जेम्स कुछ नहीं बोलता। वो मैरी को ढूंढने और मारिया के लिए मदद लाने निकलता है। जाते जाते मारिया उससे एक वादा मांगती है। अगर जेम्स को यकीन हो जाए कि मैरी अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो इस शहर को छोड़ देगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जेम्स बाहर निकलता है तो उसे लोरा मिलती है। वो उससे मैरी के बारे में पूछता है। लोरा ठंडे लहजे में कहती है कि उसे नहीं लगता जेम्स सच में मैरी को ढूंढना चाहता है। जेम्स दृढ़ आवाज में कहता है कि वो सच में मैरी को ढूंढना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे साइलेंट हिल के हर रात से क्यों न गुजरना पड़े। अब लोरा जेम्स को अपनी डॉल दिखाती है और कहती है कि ये सैड है, लेकिन ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। वो एक जिंदा म्यूटेड इन्फेंट जैसा कुछ थी, जो बस आवाज नहीं निकाल पा रही थी। लोरा आरोप लगाती है कि जेम्स ने उसे अकेला छोड़ दिया था और अगर वो जल्दी नहीं करेगा तो बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर वो भाग जाती है और जेम्स उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन लोरा उसे एक वार्ड के अंदर बंद कर देती है। अंदर अजीब डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। जेम्स आगे बढ़ता है तो उसे मैरी का एक विशाल मौत जैसा रूप दिखाई देता है, भयानक, ठंडा और डर से भरा हुआ। वो मौत उसे जकड़ लेती है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। जेम्स खुद को एक सामान्य हॉस्पिटल रूम में पाता है, जहाँ उसकी थेरेपिस्ट उसका इलाज कर रही होती है। वो कहती है कि जेम्स को अब मैरी को भूल जाना चाहिए, उसे मरे हुए महीनों बीत चुके हैं। ये सुनकर जेम्स को सब याद आने लगता है। उस दिन टनल से बाहर आने के बाद वो मैरी से मिला था और उस पर गुस्सा किया था। मैरी ने उसे बताया था कि उसके पिता बचपन से उसके साथ ये सब करते आ रहे हैं, कल्ट, ड्रग्स, रिचुअल्स, और अब वो इससे निकल नहीं सकती। जेम्स ने उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर देती है। वो बताती है कि वो उस दिन यहाँ से जा रही थी, लेकिन जेम्स उसे वापस ले आया। उसे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि जेम्स उससे प्यार करता है, लेकिन जेम्स गुस्से में उसे छोड़कर चला गया और उसके बाद ही मैरी की मौत हो गई। थेरेपिस्ट बताती है कि महीनों तक उसने जेम्स का इलाज किया क्योंकि वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसके दिमाग ने उसे यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि मैरी अभी भी जिंदा है और वो उसे बचा सकता है। अचानक जेम्स फिर से साइलेंट हिल में जागता है, जैसे ये सब कोई मानसिक परत थी। मारिया उसके सामने खड़ी होती है और कहती है कि वे दोनों अब साथ जा सकते हैं या फिर यहीं रह सकते हैं। वो उसे किस करती है, लेकिन जेम्स चुपचाप लिफ्ट में बैठ जाता है। वो कहता है कि मैरी, तुम रियल नहीं हो। तभी अचानक पिरामिड हेड वहाँ प्रकट होता है और मारिया को बेरहमी से खत्म कर देता है। अब जेम्स पिरामिड हेड के हेलमेट के अंदर झांकता है और वहाँ उसे अपना ही चेहरा दिखाई देता है। एक फ्लैशबैक में वो देखता है कि डिप्रेशन के समय उसने खुद की एक ड्राइंग बनाई थी, जिसमें अपने चेहरे पर पिरामिड जैसा केज बना दिया था। उसे समझ आने लगता है कि पिरामिड हेड कोई अलग मॉन्स्टर नहीं, बल्कि उसके गिल्ट, उसके पाप और उसकी सजा का रूप है। अचानक भूल भुलैया यानी मेज टूटने लगती है, दीवारें गिरती हैं और मैरी की सैकड़ों तस्वीरें जमीन पर बिखर जाती हैं, जैसे उसके झूठ और भ्रम चकनाचूर हो रहे हों। अब जेम्स खुद को जलते हुए लेक व्यू होटल के सामने जागते हुए पाता है। वो झील से बाहर निकलता है और धीरे धीरे उस होटल के अंदर चला जाता है, जहाँ शायद साइलेंट हिल की कहानी का आखिरी सच उसका इंतजार कर रहा था। लेक व्यू होटल के अंदर जेम्स को फिर से लोरा मिलती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, फाइनली
तुम यहाँ पहुँच ही गए। फिर अचानक वो उससे पूछती है उसका असली नाम क्या है। ये सवाल सुनते ही जेम्स के दिमाग में जैसे कोई ताला खुल जाता है। उसे याद आता है कि मैरी का पूरा नाम था मैरी एंजेला लोरा क्रेन, यानी एंजेला, लोरा और मारिया ये सब अलग अलग लोग नहीं थे। ये सब उसके ही दिमाग की परछाइयां थीं, उसकी यादों, गिल्ट और अधूरे प्यार के टुकड़े। असल में वे सब मैरी के ही हिस्से थे जो अलग अलग रूप लेकर उसके सामने आते रहे। अचानक वो खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ मैरी बीमार हालत में बैठी है और एक भयानक मॉन्स्टर उसे निगलता हुआ, खुद में समेटता हुआ दिख रहा है। ये दृश्य किसी प्रतीक जैसा था, जैसे बुराई उसे पूरी तरह अपने अंदर खींच रही हो। फिर सब बदल जाता है और जेम्स खुद को लेक व्यू होटल की छत पर खड़ा पाता है। वहाँ उसे मैरी की लाश मिलती है। यहीं से अंतिम फ्लैशबैक शुरू होता है जो इस पूरी कहानी का सच खोल देता है। अब साइलेंट हिल को समझना जरूरी हो जाता है। इस कहानी में मैरी असली थी, जोशुआ क्रेन असली था, उसका कल्ट भी असली था। कल्ट के लोग अपने गॉड को जगाने की कोशिश कर रहे थे और इसी प्रक्रिया में एक डार्क डायमेंशन साइलेंट हिलोरियल दुनिया से जुड़ गया। लेकिन ये डायमेंशन साधारण नहीं था, ये इंसान की साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ था। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने ही दिमाग के डर, गिल्ट और ट्रॉमा का सामना करता है। साइलेंट हिल का ईविल उन्हीं भावनाओं पर पलता है। यहाँ के मॉन्स्टर बाहर से नहीं आते, वे उसी इंसान के मन से जन्म लेते हैं। साइलेंट हिल व्यक्ति को रियल वर्ल्ड से खींचकर उसके ही दिमाग की कैद में ले आता है, जहाँ उसे समझ नहीं आता कि सच क्या है और भ्रम क्या। होटल की छत पर खड़े होकर जेम्स को सब याद आता है। ब्रेकअप के बाद जब वो मैरी से मिला था तब वो बेहद बीमार थी। उसने बताया था कि उसके पिता बचपन से उसे जहर देते रहे और अब वो इस बुराई में फंस चुकी है। साइलेंट हिल का ईविल उसे धीरे धीरे खा रहा था, मानो उसका बलिदान दिया जा रहा हो। मैरी ने जेम्स से मदद मांगी थी। उसने उससे कहा था कि उसे इस तड़प से आजाद कर दे, भारी मन और टूटे हुए दिल के साथ। जेम्स ने वही किया। उसने मैरी को मार दिया ताकि वो और न तड़पे। लेकिन उस दिन के बाद से वो गिल्ट उसके अंदर जिंदा रहा। पिरामिड हेड, मारिया, एंजेला, लोरा सब उसी गिल्ट और दर्द के रूप थे। साइलेंट हिल ने उसे सजा दी और सच का सामना करवाया। अब छत पर खड़ा जेम्स आखिरकार समझ चुका था, वो यहाँ मैरी को बचाने नहीं आया था, वो यहाँ अपने अपराध को स्वीकार करने और खुद को माफ करने आया था। अब कहानी फिर से लेक व्यू होटल पर लौटती है। जेम्स मैरी की बॉडी के सामने खड़ा होता है। तभी अचानक उसकी लाश फटने लगती है और उसके अंदर से कई मौत जैसे रूप बाहर निकल आते हैं। यहाँ मौत सिर्फ अंत नहीं बल्कि गिल्ट और सजा का प्रतीक है। जेम्स उस विशाल डेथ जैसे मैरी के रूप को देखता है जो उसे याद दिलाता है कि वो सच से भाग नहीं सकता। अब जेम्स पूरी तरह स्वीकार कर चुका होता है कि मैरी को उसी ने खत्म किया था, नफरत में नहीं बल्कि उसकी सफरिंग को खत्म करने के लिए। फिर भी ये फैसला उसे अंदर से तोड़ चुका था। मौत रूप मैरी उसे हवा में लेविटेट करके अपने पास बुलाती है। जेम्स टूटे हुए दिल से कहता है कि उस दिन उसे भी उसके साथ मर जाना चाहिए था। मैरी ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन जेम्स खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। अचानक सब कुछ बदल जाता है। होटल, आग, अंधेरा सब गायब हो जाता है। जेम्स खुद को मैरी की बॉडी के साथ अपनी कार में पाता है। वो कार को ले जाकर एक झील में गिरा देता है और कहता है कि अब वो उसे कभी दूर नहीं जाने देगा। यह दृश्य एक तरह का आत्मसमर्पण है, उसका अपने गिल्ट के साथ डूब जाना। फिर वो उस दिन में पहुंच जाता है जब वो पहली बार मैरी से मिला था, लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार वो उसे साइलेंट हिल नहीं ले जाता, वो उसे किसी और शहर, किसी और जिंदगी की ओर ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अतीत बदला, बल्कि उसने अपनी आत्मा को शांति दी। ये रियल वर्ल्ड नहीं था, बल्कि वो मानसिक दुनिया थी जहाँ वो हमेशा मैरी के साथ रहना चाहता था। असल में जेम्स का शारीरिक अंत हो चुका था। जैसे शुरुआत में वो मैरी को साइलेंट हिल लेकर गया था और सब कुछ बिखर गया था, वैसे ही इस बार उसने वो गलती नहीं दोहराई। साइलेंट हिल खुद एक रियल जगह है, लेकिन वो विक्टिम के मन से आकार लेती है। इसकी 3 लेयर्स हैं। पहली रियल साइलेंट हिल जहाँ कल्ट के लोग और उनका अंधविश्वास मौजूद है। दूसरी वो डार्क डायमेंशन जो रियल दुनिया से जुड़ता है, और तीसरी नाइटमेयर साइलेंट हिल जो पूरी तरह विक्टिम के दिमाग से बनता है। जेम्स तीनों लेयर्स से गुजरा। पहली बार जब वो मैरी को वहां लेकर गया, दूसरी बार ब्रेकअप के बाद जब वो टूटा हुआ लौटा, और तीसरी बार जब उसने खुद अपना साइलेंट हिल बना लिया। इस तीसरे साइलेंट हिल में उसे एक मौका मिला अपनी कहानी को मानसिक रूप से बदलने का, खुद को माफ करने का। आखिर में ये समझ आता है कि साइलेंट हिल सजा देने की जगह नहीं बल्कि सच दिखाने की जगह है। और इसी के साथ रिटर्न टू द साइलेंट हिल की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी रिटर्न टू द साइलेंट हिल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी हॉरर स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगा अगली बार ऐसे ही हॉरर मूवी एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।